नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, उस हेतु से हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस देखते हैं, जहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अधिक महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक होते हैं उसकी मैं बारी बारी में आपसे डिस्कस करता हूँ। और फिर से एक बार मैं बता दूं, जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे उनके लिए, कि आप भी अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के आंसर की क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखा है तो आप जाके टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी बच्चे नए हैं वो द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल के टॉप पे लिंक पिन की गई है, उस लिंक को फॉलो करके वो द हिंदू पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और जैसे काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया कि टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल वो नहीं करते, तो उनके लिए वो सिर्फ नोटिफिकेशन बेस है, जो काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे इंडिविजुअली किसी को भेजना ना पड़े या किसी को इंडिविजुअली बताना ना पड़े। तो आप इस्तेमाल नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब में शेयर करता ही हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि आपके पास जो भी वीडियो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। फिर आपके जैसे भी उसको सही नहीं एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है, ठीक है, ऐसा है तो नोटिफिकेशन ऑफ रखेगा ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपको सारी बातें या जो भी कोई इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है वो वहां पे मिलती रहेगी। और आप हमारे दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, इनके सारे लिंक नीचे दिए गए हैं। बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि पूरा ये आज हमको जितने भी टॉपिक डिस्कस करने हैं सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और एग्रीकल्चर पे अभी हम देखे तो यूपीएससी का फोकस बढ़ गया। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में उन्होंने एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चन पूछे, हालांकि पूछे हैं, इतना नहीं पूछे लेकिन काफी पूछे हैं। और एग्रीकल्चर ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमी के साथ भी पढ़ाते हैं टीचर्स, और जियोग्राफी में भी उसके कुछ टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इकोनॉमी भी सब्जेक्ट आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। जैसे पहले हम क्या करते थे, प्रीलिम्स में उसको इतना फोकस देके नहीं चलते थे, हालांकि जितनी स्कीम इकोनॉमिकल बेस पे या कल्टीवेशन कलेक्शन जो पैटर्न होती है जो जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं उस हिसाब से पढ़ लेते हैं, वहां से कोई क्वेश्चन निकल आ जाए तो उसको अटेंड कर लेते थे। लेकिन अभी एग्रीकल्चर को सेपरेटली आपको फोकस देके चलना होगा, ठीक है। वैसे भी यूपीएससी कब क्या करे इसको किसी को पता नहीं रहता है, वो प्रयास करती है कि भाई सभी टॉपिक आप करके जाए, ठीक है। यानी आप सोच के चले कि भाई आर्ट एंड कल्चर से तो 2-3 क्वेश्चन आए, उसको स्किप करके बाकी सारा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे डाले, तब वो हो सके। आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन पूछते या उस बेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछते तो आपका ना पढ़ा हो तो आपको लॉस हो। तो कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाने, पढ़ने सभी टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक पहले पढ़ने, बाकी टॉपिक भी पढ़ने ही है, कुछ छूटना तो नहीं चाहिए। फिर अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से आपको बनानी चाहिए कि भाई यदि पूरा, जैसे अभी काफी डाइवर्सिफाइड पेपर था इस साल यूपीएससी प्रीलिम 2020 का, तो उस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको कैसे लेके चला जाए, ठीक है, ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है, क्योंकि उनको एग्जाम देना होता है। बाकी तो जो भी कोई बाहर आके क्वेश्चन देखते हैं उसको तो ऐसा ही लगता है इतने इजी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि वो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, उनके लिए वो क्वेश्चन नॉर्मल होता है क्योंकि उन्होंने उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट की बात आती है तो उनको सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो आप में से भी काफी सारे बच्चों ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया होगा, ठीक है। तो परेशान ना हो यदि सही नहीं जा रहा है, ठीक है, जो भी आंसर की है चेक करने के बाद तो प्रॉब्लम ना हो, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर लेती है अगले साल के लिए। और जिनका सही गया, ठीक है, जिनके अच्छा पासिंग होने के चांस है, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 100 के आसपास ही रहता है, ठीक है। और अभी भी पेपर था वो काफी डाइवर्सिफाइड था, डिफिकल्ट भी स्टूडेंट को ज्यादा लग रहा था, लेकिन आप कट ऑफ 100 जनरल की बात कर रहा हूँ, 100 कट ऑफ लेके आप चल सकते हैं यदि आपके 60 क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो आप कोई टेंशन नहीं, आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अभी से। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या ऐसे प्रैक्टिस या लैंग्वेज पेपर, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे बॉर्डर पे है जिनको लग रहा है शायद निकल जाएगा, तो वो भी अभी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक 22-25 दिन में यानी 1 महीने के टाइम में यूपीएससी रिजल्ट आ जाएगा। तो यदि नहीं होते, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये प्रिपरेशन आपको अगले साल फिर से काम आएगी। तो अभी फोकस अपने जो स्टडी है उस पर कीजिए, ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, ठीक है, हताश होने की जरूरत नहीं, प्रिपरेशन स्टार्ट करके मेन चीज है लर्निंग, लर्निंग शुरू रखना, ठीक है, सीखना बंद तो जीतना बंद, वो चीज याद रखनी। तो आज सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पहला एडिटोरियल है उसके बारे में क्या बात हो रही है। तो फार्म बिल की जब हमने डिस्कशन की थी, ठीक है, फार्म बिल आया तब काफी सारे आर्ग्यू हुए थे, ठीक है,
जैसे कि भाई ये लीगल वैलिड नहीं है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में आता है, सेंटर उस पर लॉ कैसे बना सकती है, सेंटर के पास इसका पावर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो वीकर फेडरलिज्म है उसका एग्जांपल है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कर लो। इस में जो मेन संदर्भ है वो है कि भाई जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल फॉर्म एग्रीकल्चर जो स्टेट लिस्ट है उस पर फोकस करके बात किया गया है कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर सेंटर कैसे लॉ बना सकते हैं, ठीक है। जो हम पंजाब का देखते हैं, हरियाणा है, ठीक है, वो सभी इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो वही बात आज यहाँ पे, जैसे हम नहीं कहते केजरीवाल के पहले हम देखते थे, वो बोलते हैं कि भाई मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं प्रूफ लेके आया, देखिए ये रिपोर्ट देखिए, ये सर्वे देखिए, ये लिस्ट देखिए। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भाई जो सेंटर ने फार्म बिल लाया है, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक चीज और भी हो गई है, फार्म बिल में बोल रहा हूँ, अभी फार्म एक्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपने असेट्स दे दिए तो अभी एक्ट स्वरूप में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी पे फोकस करके मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, क्या सेंटर एग्रीकल्चर पे कोई भी लॉ बना सकता है कि नहीं बना सकता है, चेंजेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। देखिए डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि काफी सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। मैं आपको पुराने क्वेश्चन या पुराने जो पूछ लिए उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यदि आपकी प्रिपरेशन को 1 या 2 साल भी हो गया तब भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, इतनी यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले समझ लीजिए फार्म बिल, तो फार्म बिल में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो फार्मर है तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट बिल, फिर फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। ये जो बिल थे अभी एक्ट हो गए। एक्ट में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जब भी दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट अपने एसेट दे देते तब जाके कोई बिल होता है, ठीक है, वो एक्ट बन जाता है। तो उसी में यहाँ पे अभी एक्ट हो गया था। जब हमने डिस्कशन इससे पहले जितनी भी डिस्कशन किए वहां पे बिल लिखा हुआ था, तो ये डिफरेंस तो सबको पता है। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि भाई जो एग्रीकल्चर है वो आता है, जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है वहां पे आता है, ठीक है, स्टेट के कंट्रोल में आता है, तो सेंटर उस पर लॉ कैसे बना सकते हैं, सबसे बड़ी बात जो कि फोकस में है। और क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में भी डिस्कशन हुई, यानी आंसर के आज हम जो देखेंगे सारी चीजें आंसर के स्वरूप में थे। तो सबसे पहले जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो एंट्री 26 है जहां पे ट्रेड की बात हुई है, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट। दूसरी जो एंट्री 27 है स्टेट लिस्ट में बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। और एंट्री 8 ये रेफर टू मार्केट एंड फेयर, ठीक है, यानी अपने अपने एरिया के जो भी कोई लोकल है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन सारी चीजों पे क्या करना है, फोकस करना है। लेकिन एक चीज और देखें, जहां पे यहाँ से कहानी लेते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बनाते हैं, सेंटर और स्टेट ध्यान में रखिएगा, सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बनाते हैं, उसमें जो एंट्री 33 है वहां पे बताया गया है कि यहाँ पे जो स्टेट को एंट्री 26 और 27 की जो एंट्री है उसका रेफरेंस उनको लेना है एंट्री 33 में, जो कि दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी कोई प्रावधान दिए गए हैं एंट्री 26 और एंट्री 27 में स्टेट लिस्ट में, उसको रेफरेंस करना है आपको कॉन्करेंट लिस्ट में जो 33 एंट्री दी है उसके ऊपर, वहां पे क्या दी गई है वो समझिएगा। देखिए पहले समझ लीजिए क्या बता रहे हैं, फिर इसको और डिटेल से जानेंगे कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडस्ट्री, ठीक है, जो भी कोई कंट्रोल है वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट के अनुसार, पब्लिक इंटरेस्ट के अनुसार पार्लियामेंट मेकिंग लॉ, यानी क्या बोल रहा है कि जब कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी, ठीक है, तो इंपोर्टेड गुड्स, यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं, इंपोर्टेड गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन पे सेंटर लॉ लेके आ सकते हैं। ये ऐसा कहाँ पे मेंशन है, ऐसा मेंशन है जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसकी एंट्री 33 में, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है वो है जो हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तब 1954 में, वहां पे सारी बाकी बातें बताई गई है कि उसमें जो कि गुड्स है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कौन कौन से गुड्स, तो फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, सीड्स, ऑयल्स, केटल फोडर, ठीक है, फिर ऑयल केक्स एंड रो कॉटन, इसी और बाकी जो भी है रो जूट सब सीड सब कॉटन, तो इस पे लो लेके आ सकती है सेंटर। कौन, ऐसा कहाँ पे बताया गया है, ऐसा बताया कॉन्करेंट लिस्ट। अभी यहाँ पे ट्विस्ट देखिए, एक चीज आपको पता होगी कि भाई मान लो कि भाई जिस कंडीशन में एक ही कोई टॉपिक है, जैसे अभी हम समझ लेते एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि वो यदि कॉन्करेंट लिस्ट में है और उस पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मिसकंफ्यूजन ना हो,
क्योंकि ये काफी यूपीएससी इसी का फायदा उठाता है। जो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है उसी चीज को अलग से रख देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, कोई जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें एक ही टॉपिक पे सेंटर भी लॉ बनाता है और स्टेट भी बनाता है, तो उस कंडीशन में जो सेंटर ने लॉ बनाया है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, स्टेट वाला होगा नहीं। दूसरी चीज, मान लो किसी कंडीशन में कॉन्करेंट लिस्ट में यदि जो स्टेट है उसने लॉ बनाया नहीं है, ठीक है, स्टेट ने लॉ बनाया नहीं है, तो उस कंडीशन में उस टॉपिक पे यदि सेंटर ने लॉ बनाया हुआ है तो वो एप्लीकेबल हो सकता है। ऐसा कहा, ऐसा क्वेश्चन भी आ गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 19 में। ठीक है, यूपीएससी जो पिछले साल का ही, इस साल का नहीं, 2020 का नहीं, जो 2019 था, ठीक है, यूपीएससी, वहां पे क्वेश्चन आ गया था स्पेशल फॉर्म में कि जहां पे स्टेट ने लॉ नहीं बनाया है तो वहां पे सेंटर ने जो भी लॉ बनाया है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से वो इस चीज का फायदा उठा के आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बहुत बड़ी बात, जब एग्रीकल्चर बिल पे बात हो रही थी, ठीक है, तब सबसे ज्यादा फोकस क्या किया जा रहा था कि भाई जो सेंटर है उसको एग्रीकल्चर पे रिफॉर्म लाने का कोई राइट्स ही नहीं है, तो लीगल राइट्स ही नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट ही नहीं है, तो कैसे कर सकती है। तो उसका जवाब यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि हमारा जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1954 में पारित हुआ था, वहां पे लिखा गया था जब भी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी गुड्स होगा, ठीक है, उसके इंपोर्टेंस के लिए क्या किया जा सकता है, सेंटर लॉ लेके आ सकता है। दूसरी चीज वो मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ और क्लेरिफाई हो जाए। जैसे कि एक चीज मैंने आपसे डिस्कस की है कि जो एपीएमसी है, ठीक है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में भी स्टेट क्या करता है कि भाई अपना जो कंट्रोल है वो एपीएमसी पे ज्यादा है, यानी एपीएमसी के साथ जुड़े हुए जो भी कोई चेंजेस है, अमेंडमेंट है, वो हम स्टेट करेंगे। ठीक है, वो हम चीज देख ही चुके हैं, उसमें जो भी राज्य है, राज्य अपने हिसाब से एपीएमसी एक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको लेके आ सकते हैं। लेकिन सेंटर ने एपीएमसी में कोई चेंजेस नहीं किया, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है, और बेनिफिट की बात करते हैं, पहले यहाँ पे बेनिफिट की बात कर लेते हैं, बाकी जो पॉइंट है वो बाद में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेनिफिट की बात कीजिए। जैसे कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है उसकी मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको जो तीनों फार्म बिल के स्वरूप में, जो कृषि विधेयक है उस स्वरूप में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ स्पेशल लेक्चर में। जो भी बच्चों ने ना देखा वो बच्चे जाके यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में डिस्कस की गई है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं एक ही आर्गुमेंट पे काम हो रहा है कि भाई एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है तो सेंटर वहां पे लोग कैसे बना सकता है। ठीक है, आज पूरी डिस्कशन फार्म बिल पे ही होनी है, ठीक है, फार्म एक्ट पे ही होनी है सारी चीजें। ठीक है, तो बारी बारी से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई देखिए यहाँ पे प्रूव हो जाता है, ये है 1954 में जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसी में प्रावधान किया गया था कि भाई जो भी कोई भी गुड्स होगी पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई चेंजेस करने की बारी आएगी तो सेंटर कर सकता है। ठीक है, यानी ये हो गया कि भाई जो एग्रीकल्चर में सेंटर चाहे तो लॉ लेके आ सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे जो फायदा जो गवर्नमेंट के द्वारा दिखाया जाता है, देखिए मैं आपको एक चीज बार बार कहता हूँ, कुछ भी घटता है, ठीक है, करंट में कोई भी घटना चल रही है, ठीक है, आपको हमेशा न्यूट्रल रहना, आपको किसी का पक्ष नहीं लेना। ना तो आपको जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर का पक्ष लेना है, हाँ सही पक्ष आप ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको नहीं लेना। आप यदि पंजाब हरियाणा से है और आपको वहां पे सच में कोई प्रॉब्लम पता है कि इस प्रॉब्लम का फेसिंग करेंगे, क्योंकि मैंने सारी जो जितनी भी वहां पे प्रॉब्लम है वो सारी मैंने आपसे डिस्कस की हुई है। ठीक है, आपको किसी का पक्ष नहीं लेना, आपको एज अ ऑफिसर, एज अ जज, यानी आपको न्यायाधीश के रूप में काम करना है, न्यूट्रल रहना, आपको सारी चीजें सुननी है। ठीक है, फिर अपना दिमाग लगाना है सही चीज क्या है। सही चीज पता भी कैसे चलती, सही चीज पता चलती इंप्लीमेंट करने के बाद, वो गलत भी हो सकती है, ऐसा नहीं होता हर बार सही हो, लेकिन उस चीज को करने के लिए भी काफी काम होता है। ठीक है, मैं आपसे बात करूं कि भाई आईएएस ऑफिसर का कार्य क्या है, तो उसका कार्य यही है जब कभी भी कोई चीज पे वो रिफॉर्म लाने के लिए जाए, ठीक है, पॉलिसी बनाने जाए, तो उससे पहले वो सारी चीजों के जितने भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है, ऐसे कोई उधर भी डेटा या अदर भी एग्जांपल अवेलेबल है तो उसको देखेंगे, फिर सोचेंगे क्या किया जा सकता है, फिर वो अपना डिसीजन देंगे, फिर जाके वो इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट ऐसे भी नहीं होता, ठीक है, लंबा प्रोसेस है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे यदि आप पंजाब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो मेन चीज है वो आप ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट में बेनिफिट क्या दिखा रहा है। एक चीज कि हमने एपीएमसी में कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है, हालांकि एपीएमसी में जो भी कोई लूपहोल है उसके लिए अलग से क्या करना चाहिए, उसके लिए अलग से हमको चेंजेस लेके आना चाहिए, रिफॉर्म लेके आना चाहिए, तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, वो स्टेट चाहेगा उस प्रकार से उसमें रिफॉर्म लेके आएगा। मैंने यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो फार्मर है, ठीक है, उसको बेनिफिट किस प्रकार से मिल सकता है, जो कि फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले रहेंगे फार्मर, ठीक है, फिर वो जाएंगे हमारी एपीएमसी में, बारी बारी में डिटेल में गिनेंगे।
फिर आते हैं हमारे मैन्युफैक्चर यानी फ्रूट प्रोसेस इंडस्ट्री, जो भी कोई कच्चा माल रहेगा, कॉटन रहेगा या बीट रहेगा, राइस रहेगा, जिसका इस्तेमाल करके बाकी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बारे में। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर आपका क्या व्यू है आप मुझे बता सकते हैं। मैं इन सारी चीजों को बारीकी से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है हमारे किसान की, ठीक है। किसान अपनी सारी मेहनत करके फसल उगाता है। मैंने आपसे एग्जाम्पल में डिस्कशन किया था, जो भी कोई किसान गेहूं उगाता है, वीट उगाता है, ठीक है, उसको मान लो भाई एमएसपी मिल रहा है 20 रुपया पर केजी। तो यदि उनको पहली जैसे एक लिमिटेशन था एपीएमसी में कि भाई आपको पहली क्रॉप है वो एपीएमसी में जाके बेचनी है, ठीक है। और एपीएमसी में भी क्या रहेगा, एपीएमसी में रहेगी 3-4 चीजें। सबसे पहले समझिए क्या क्या 3-4 चीजें उसके बारे में। एक तो रहेंगे हमारे एच अड़तिया, ठीक है, जिसको हम एजेंट बिचौलिया, ठीक है, एजेंट दलाल, जो भी एरिया वाइज आप जो भी कहते हो उस प्रकार से। जैसे नॉर्थ में जाए तो अड़तिया कहते हैं, ठीक है, कोई मिडल मैन कहते हैं, फिर कोई एजेंट कहते हैं, कोई जैसे हमारे यहाँ पे दलाल, सर्वेंट, कुछ भी प्रकार से जैसे भी कोई बिचौलिया है उसको आप रखें। जो एजेंट है मिडल मैन है, जिसके पास लाइसेंस है जो किसान है उसकी प्रोडक्ट खरीदने का। अब एमएसपी 20 रुपया केजी, ठीक है। तो मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी, भारत के सिर्फ 6% किसान ही ऐसे हैं जो एमएसपी पे बेचते हैं। बाकी सारे किसान एमएसपी की प्राइस पे बेचते नहीं है, बाकी सारे जो है उसके नीचे ही बेचते हैं। तो फार्मर सीधा उसको पहली क्रॉप कहाँ पे एपीएमसी में बेचनी है, ठीक है, एमएसपी पे, जो कम से कम 6% यानी 100% में से 6% ही ऐसे जो एपीएमसी में एमएसपी पे अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। बाकी सारे तो ऐसे ही है जो बिना एमएसपी प्राइस पे बेचते नहीं, उससे कम ही प्राइस में बेचते हैं। उसका भी क्या रीजन है वो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो लेकर देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने फार्म बिल पे लाया था। तो यहाँ पे एक चीज हो गई, अभी जो किसान के गेहूं मान लो 10 रुपया, 15 रुपया या 20 रुपया किस भी भाव से एपीएमसी में खरीदा, तो उसमें एजेंट का कमीशन, मिडलमैन का कमीशन 2.5%, दूसरा जो एपीएमसी का चार्जेस होता है, टैक्स रहता है, वो सारा किसान पे करता है। फिर अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। मान लो आशीर्वाद आटा की मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि भाई आशीर्वाद आटा को अपना आटा बनाने के लिए गेहूं चाहिए, ठीक है, लेकिन वो सीधा किसान से खरीद नहीं सकता। उसको किसके पास से खरीदना पड़ेगा, उसको यहाँ पे जो लाइसेंस धारक है, ठीक है, अड़दिया है, उसके पास से ही खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे जो 10, 15 या 20 रुपया जिस किसी भी प्राइस पे गेहूं खरीदा हो, वो अड़दिया से, यानी उसमें तकरीबन 15% से 25% प्राइस राइक हो जाएगी, ठीक है, सारे चार्जेस सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो वही राइस ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसको 30 रुपए में मिलेगा, ठीक है, यानी मान के चलो 15 रुपए के हिसाब से जो राइस उगाता है, मेहनत करता है, उससे ज्यादा तो ये बिचौलिए को खाना, इतना सेम प्रॉफिट बिना कुछ किए सिर्फ यहाँ से किसान लेके आता है और ये लोग उसको रखते हैं, फिर बेचते हैं और यहाँ पे कंपनी को बेच देते हैं। तो इतना बेनिफिट तो सिर्फ बिचौलिए मिडिल मैन को मिलता है, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो क्या है, किसान 10-15 रुपए में बेचता है, जो कंपनी वो 30 रुपए में खरीदती है, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या गया वो समझिए कि एपीएमसी में कोई चेंजेस नहीं किए गए। एपीएमसी जैसे है वैसे वैसे, उसमें रिफॉर्म करना है तो स्टेट करे, कोई भी चेंजेस करना है तो स्टेट करे। यहाँ पे जो तीनों बिल थे उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अभी किसान है जो पहली फसल एपीएमसी में ही बेचनी थी, वो निकल गई, आप कहीं पे भी बेच सकते हैं, जो राइट उसके पास पहले से था। दूसरी चीज कि भाई अभी जो कंपनी है सीधा डायरेक्ट फार्मर से खरीद सकता है, ठीक है। वहां पे अगर एपीएमसी के बाहर खरीदते हैं ना तो उनको कोई टैक्स देना पड़ेगा, ना तो कोई चार्जेस या कमीशन देना पड़ेगा। कंपनी जो भी कोई गेहूं है, ठीक है, उसका जो भी प्राइस दे रही है तो उनको दे सकती है। मान लो यहाँ पे 30 रुपए के हिसाब से खरीद रही थी, तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्री है, वो सीधे सीधे किसान से, मान लो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराए, अभी 25 रुपए या जो भी कोई प्राइस डिसाइड कर ले, क्योंकि वो 30 रुपए में तो खरीद ही रहे थे, ठीक है, 25 रुपए में उसको कोई घाटा नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा ले। उसके भी कुछ फायदे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो भी मैंने आपसे बताए हैं, ठीक है। वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं, जो स्पेशल लेक्चर अवेलेबल है यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें पहले से ही डिसाइड कर ले, जबकि अभी बुआई भी नहीं होती, ठीक है, उससे पहले ही जो गेहूं का प्राइस है पर केजी, मान लो 25 रुपया, 30 रुपया, जो भी कोई डिसाइड करना हो, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट डायरेक्ट फार्मर से कर सकते। दूसरा, फार्मर अपनी प्रोडक्ट अपनी इच्छा अनुसार जहां पे भी ज्यादा प्राइस मिल रहा है, यानी एपीएमसी के अंदर उसको एमएसपी 20 रुपए मिल रहा है तो वहां पे बेच सकता है, या बाहर एपीएमसी के बाहर कोई भी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है वो यदि 20 या उससे ज्यादा दे रहा है तो वहां पे भी बेच सकता है। फार्मर के पास तो अभी भी फ्रीडम ही है, ठीक है। इससे कहा क्या गया कि पहले एपीएमसी था, एक ही ऑप्शन था, ठीक है, उसमें भी क्या था, लाइसेंस जिनके पास था, ठीक है, अड़तिया के पास जो लाइसेंस था वो अपने हिसाब से ही कार्य करते थे, तो एक एपीएमसी राज जैसा हो गया था, ठीक है। पहले की कंडीशन अलग थी, फिर वहां पे एपीएमसी उसमें रिफॉर्म लाना चाहिए था,
लेकिन वो नहीं लाए हैं, अलग से एक प्रावधान कर दिए ताकि क्या हो, मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हो, जो प्राइवेट पार्टनर है वो वहां पे आए, जिससे किसान को फायदा हो। ठीक है, अभी मान लो कि मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि भाई जो एपीएमसी में जो भी लाइसेंस धारक है वो क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि भाई मान लो कि भाई अभी जो हमारा स्टोरेज एरिया वो कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, हम नहीं खरीद सकते। दूसरी चीज, आपकी गुणवत्ता अच्छी नहीं, भले वो अच्छे हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी, तब भी नहीं। दूसरा, जितने भी लाइसेंस वाले हैं, ठीक है, वो आपस में मिल जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, एमएसपी इतनी है, हमको उस प्राइस में खरीदना ही नहीं है। ठीक है, तो किसान मजबूर हो जाता है वहां पे जो भी प्राइस मिल रहा है उस प्राइस पे खरीदने के लिए, क्योंकि उसके भी प्रॉब्लम मैंने आपको बताए थे कि किसान वहां से फिर से जो एपीएमसी होती है वो अपने खेत के अगल बगल में नहीं होती, वो तकरीबन कम से कम 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पे ही होती है। ठीक है, वहां पे जाना, फिर वहां से लेके आना, फिर उसको स्टोर करना, स्टोरेज की प्रॉब्लम, फिर उनको पैसा चाहिए अगली क्रॉप के लिए, तो उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो सीड्स क्या खरीदेगा। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी यहाँ पे आर्टिकल 369 वो समझिए। अब देखिए, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर बाकी पॉइंट डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 369 में क्या बताया गया था कि जो एग्रीकल्चर जो स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, वो टेम्पररी था। ठीक है, टेम्पररी था, लेकिन हालांकि इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, तो इसको कंटिन्यू रखा है एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट, वरना ये टेम्पररी था। अब अब मान लो कि हो सके 2021 की जो यूपीएससी प्रीलिम्स हो, ठीक है, उसमें वहां पे आर्टिकल 369 के बारे में पूछ ले। ठीक है, या तो जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये जो सारी आप चीज देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, आप थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख लेना, वहां पे ये सारे जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो टोटली मेंशन है। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे आते हैं, ठीक है, जो ऐसे तैसे जैसे तैसे या कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेके बिना कुछ सोचे समझे, बिना डायरेक्शन के, बिना समझे पॉलिटी मेरा प्रिपेयर हो गया करके जाते हैं। ठीक है, जब आर्टिकल 369 पूछ लेंगे, फिर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछेंगे, तो आके हमको बताते कि सर हमको क्या ये सभी जो अमेंडमेंट है वो हमको प्रिपेयर करने, सर हमको सभी आर्टिकल है प्रिपेयर करना है, अभी ये पूछ लिया वो पूछ लिया। देखिए, उस कंडीशन में क्या होता है, आपको पढ़ना तो सब कुछ ही है, ठीक है, कुछ छोड़ना है ही नहीं। आप क्या छोड़ते हो वो आपके ऊपर है, आप क्यों छोड़ रहे हो उसका पता भी आपको होना चाहिए। लेकिन करंट में जब कभी भी कोई भी आर्टिकल, कोई भी अमेंडमेंट आता है, उसको आपको देख लेना चाहिए। जैसे थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जाके लक्ष्मीकांत खोलो, उसमें क्या दिया गया है वो देखो। ठीक है, फिर देखिए, ये डिस्कशन हम आज करें, ठीक है, एग्रीकल्चर में अक्टूबर में फिल्म्स हुआ, तो हो सके मेंस एग्जाम में भी इसके बेस क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पे भी यदि आप ये सारे जो पॉइंट है, आर्टिकल 369, फिर ये जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, दूसरा भी हमें आर्टिकल 131 भी अभी देखेंगे, तो वो सारे पॉइंट आप लिखो, तो वो क्या दिखाता है कि भाई आप तो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आप चीजों को समझ भी रहे हो, आप उससे को कनेक्ट भी कर रहे हो, जो कि जरूरी है। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा लिया जाए कि भाई जो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है उसके ऊपर सेंटर ने लॉ बनाया है, तो क्या ये वैलिड है, लीगल है। ठीक है, यही जो हेडलाइन है वही आपसे क्वेश्चन के स्वरूप में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आगे तो जो होंगे जो कि नॉर्थ रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो तो बिना कुछ सोचे समझे, यदि उन्होंने करंट का ये टॉपिक नहीं देखा, ठीक है, वो तो शुरू ही हो जाएंगे ना, नहीं कर सकते, सेंटर के पास इसका कोई राइट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कंडीशनल हावी होती है, इंसान के ऊपर कंडीशनल हावी होती है, वो अपनी कंडीशन के हिसाब से जो चीजें हैं उसको समझ सकता नहीं है। ठीक है, और यूपीएससी इसी का फायदा उठाता है, आप कितना बैलेंस अपने व्यू को रख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यदि फार्मर की कोई प्रॉब्लम है तो आपको आंख बंद के करके वो देखनी ना, आपको सारी चीजें सामने रखनी। देखो, ये सारी चीजें हैं, फिर भी जो भी कोई गवर्नमेंट पर्सन है उसको जो फार्मर की जो भी कोई प्रॉब्लम है वो सुनने के लिए जाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको कोई मिसकंफ्यूजन ना हो, उस प्रकार से। फिर ये मध्य प्रदेश के इलेक्शन के बारे में है, ठीक है, अपने काम का नहीं है, यदि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो और आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो बात करूँ, ये फिर से जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है उसको अनलॉक को लेके इकोनॉमिकल कैसे चेंजेस लाया जाए उसके बारे में फिर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बात की जा रही है, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, थियोरेटिकल फॉर्म में ज्यादा है, इसकी सारी चीजें हमने मेंशन कर ली। सबसे पहले यहाँ पे 100 समझ लीजिए, क्या बात है 100 को लेके। तो यहाँ पे एक फोकस किया गया है कि 2047 में, ठीक है, हमारी आजादी को 100 साल खत्म हो जाएंगे। अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो जो भी चेंजेस लाए हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपनी पुरानी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे ऑफलाइन, जहाँ पे टीचर्स बोर्ड के सामने खड़े होके जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको पढ़ाता है, तो ऐसे टीचर्स की जो सिस्टम है उसको हम ऑनलाइन जो सिस्टम है उससे क्या कर रहे हैं, उससे हम उसको अभी नई सिस्टम को ला रहे हैं। ठीक है,
तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो हमने डिजिटल डिवाइस देखी। दूसरा, एक ऐसी सारी एरिया भी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, उसको आप कैसे एजुकेशन के साथ जोड़ोगे। दूसरी, यहाँ पे जो डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है, वहां पे सिर्फ स्टूडेंट को ही स्किल नहीं होना चाहिए, वहां पे टीचर्स को, स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, सभी को क्या होना चाहिए, सभी को अच्छे से अपनी जो चीजें, अपना जो रोल है, ठीक है, वो पता होना चाहिए, ताकि वो अपना कार्य अच्छे से कर सके। दूसरा, यहाँ पे जो अपनी पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम है, जिनके पॉइंट जैसे जो सत्यम है, ठीक है, नित्यम है और पूर्ण, ये हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू एजुकेशन की, क्या वो नए एजुकेशन सिस्टम में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, उसकी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है, ठीक है। फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। आज पूरा एग्रीकल्चर पे ही बेस है ये पूरा, और ये भी सेम जो रेनबो रिकवरी उसके बारे में प्लान की बात की गई। रेनबो रिकवरी यानी क्या है, तो जो इंडिया का कॉन्सेप्ट होता है रेनबो कॉन्सेप्ट के, जहाँ पे एग्रीकल्चर के सारे जो अलग अलग प्रावधान है, ठीक है, उसको कैसे ग्रो किया जाए, ये आपको ऑलरेडी एग्रीकल्चर के अंदर प्रिपेयर करना है। जो इंफॉर्मेशन है, स्पेशली जो ग्रीन न्यू डील है, ठीक है, जिसको हम जीएनडी कहेंगे, और रेनबो न्यू डील है जिसको हम आरएनडी कहेंगे, ठीक है, ये वहां पे क्या चेंजेस किया जा सकता है। एक चीज आपको पता होगी कि जो भी कोई एरिया में, जैसे कि अभी हम बात करें इंडिया में, जहां पे ज्यादातर लोग जो कि एग्रीकल्चर में अपनी रोजगार के लिए जुड़े हुए, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ा है और इसका इम्पैक्ट भी बढ़ा है, तो इसको फोकस किया जा रहा है। कहाँ पे, तो आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ रिलायंस है, वहां पे। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी सारे सेक्टर है, लेकिन हमारा जो सर्विस सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, वो अच्छा सा ग्रो, प्राइमरी सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपको फोकस करके चलना है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको अच्छे से आगे लेके जाया जाए। फिर जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप की बात होती है, उसको अच्छे से करके चलना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे जो बताई गई वो है हैंडमेड, यानी किसी चीज के ऊपर यदि आप उसको हैंडमेड देख लेते हो, ठीक है, तो उसके लिए लोग ज्यादा पैसा पे करते हैं, तो इस चीज को हमको एज ए एडवांटेज लेना चाहिए, और जितना हो सके, ठीक है, ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे, तो उनको ऐसे हैंडमेड प्रोडक्ट बनाने के लिए फोकस करवाना चाहिए, स्किल करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से होगा, तो फार्मर इनकम डबल करना है, तो उसको लेके जा सकते हैं। थियोरेटिकल फॉर्म में ही आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी जो इंफॉर्मेशन होती है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे जो भी कोई इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से हम एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको जो इनइक्वालिटी है उसको हम इक्वालिटी ला सकते हैं, उसको हम कैसे एज अ प्रोफेशन डेवलप कर सकते हैं, कि भाई लोग जैसे अलग अलग सेक्टर में जाने के लिए दौड़ रहे हैं, वैसे एग्रीकल्चर में भी काम है। दूसरा, फिर से कॉन्सेप्ट आया ब्रेक्जिट में, तो यूरोपियन यूनियन से जो ब्रिटेन एग्जिट हुआ है उस शॉर्ट फॉर्म को हम ब्रेक्जिट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी वो यूरोपियन यूनियन के साथ डील करेगा, उसके लिए वो इंटरनेशनल मार्केट बिल लेके आए गए हैं, जिसके प्रावधान दिए गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो डिस्कस कर लेंगे। ये फिर अटल टनल के बारे में फनी मोमेंट पता है तो देख लेना। ये अभी फिर से जो एग्रीकल्चर पे हम बात किए, ठीक है, जो भी कोई एक्ट है उसके बारे में बात की, जो एंटी 33 है कॉन्करेंट लिस्ट की, उसकी बात की, तो वहां पे अभी स्पेशली यहाँ पे पंजाब की बात हो रही है, जहाँ पे जो मंडीज है, ठीक है, उसको लेके जो भी कोई एपीएमसी एक्ट में चेंजेस करने की परमिट है। तो अभी क्या किया, कहा जा रहा है कि भाई जो पंजाब है वो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो इसको स्टेट को बोलेगा कि भाई आप सेंटर जो भी लोग बनाए उसको हम प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 131 की। तो इसमें क्या होगा कि भाई जैसे कि भाई इंटर स्टेट कोई भी इश्यू रहता है, या तो स्टेट और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इश्यू रहता है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है, जो सारे कोई पॉइंट होंगे जैसे अभी हमने डिस्कस किए वो सारे देखेंगे, ठीक है, उसके बाद वो अपना जो भी कोई राय है वो देगी, उस प्रकार से अपना जो भी कोई डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। तो पंजाब कह रहा है कि भाई हम अपने इट्स राइट्स का आर्टिकल 131 के अनुसार हम जो सेंटर के द्वारा ये जो एक्ट आए हैं, ठीक है, फार्म एक्ट आए हैं, ठीक है, अभी हम एक्ट बोलेंगे, फार्म एक्ट आए हैं, तो उस पे हम चेंजेस लेके आ सकते हैं, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस को लेके, या बाकी जो भी कोई चीज है उसको डिटेल। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। जो भी कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उनके बारे में आप अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा, आप किस एरिया से कहाँ से हैं, तो पता चले कितने बच्चे रेगुलर करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अपने बाकी सारे फ्रेंड के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।